अभी तक हमने चैप्टर 1, 2, 3 भाग 1 का करा दिया है। आज हम लोग चैप्टर जो है 4, 5 एंड 6 का करेंगे और फिर उसका टेस्ट होगा। तो इसके इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं एनसीईआरटी 12th क्लास के लिए और ये एग्ज़ाम के दृष्टि से आपको काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। साथ में आपका माइंड भी मतलब एक तरह से एक्सेप्ट कर लेगा पूरे प्रश्न को। तो चलिए हम एनसीईआरटी के 4, 5 और 6 के प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ देखिए, सबसे पहले आपको स्थानांतरित कृषि के भविष्य अच्छा नहीं है विवेचना करना है। पहला प्रश्न यही है और इसमें आपको जवाब ये देना है कि यह कृषि आदिम कृषि है जो पूर्णतः पुरानी विधि से आधारित है, अर्थात पुरानी विधि से होता है। इसमें उपज प्रति हेक्टेयर कम होता है जिससे प्रत्येक लोगों को खाद्यान्न नहीं प्राप्त हो पाता है और प्रत्येक लोग आत्मनिर्भरता की कमी का महसूस करते हैं। यह एक ऐसा विधि द्वारा की जाती है जिसमें जंगल को काटा जाता है और फिर खेती किया जाता है जिससे पर्यावरण का भी नुकसान होता है। साथ ही जनजाति लोग आजकल जो है वो भी प्रौद्योगिकी से परिचित हो चुके हैं। तो ऐसे में स्थानांतरित कृषि का भविष्य अच्छा नहीं है। आशा करते हैं इस बात को आप समझ गए होंगे। आइए हम दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं और दूसरा प्रश्न आपसे पूछा है कि रोपण कृषि की विशेषता बताएं। तो रोपण कृषि की विशेषता बताने के लिए आपको इस तरह से जवाब देना होगा कि इस कृषि में अधिक उत्पादन पर जोर दिया जाता है। पहली विशेषता है, मतलब इसके कई विशेषताएं हैं जिनमें पहले विशेषता है कि इस कृषि में अधिक उत्पादन पर जोर दिया जाता है। यह कृषि विस्तृत क्षेत्रों में किया जाता है। यातायात के विकसित होने से बाजार से ये जुड़ गया हुआ है। ये कृषि बाजार से जुड़ी होने के कारण ये लाभदायक कृषि कहलाती है या लाभदायक कृषि भी कहेंगे। इसमें अधिक निवेश होने के कारण वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया जाता है। विभिन्न प्रकार के प्रौद्योगिकी का प्रयोग होता है। श्रमिकों के लिहाज से यह कृषि अच्छी है क्योंकि यहाँ अधिक से अधिक श्रमिकों को रोजगार मिल पाता है। और फ्रांस जैसे अफ्रीका देशों में, तो वही ब्रिटेन, फ्रांस और अफ्रीका में कॉफ़ी की उत्पादन होता है रोपण कृषि का, और कोको का भी होता है। साथ में ब्रिटेन और भारत की बात करें तो यहाँ चाय की खेती और गन्ने की खेती होती है। आशा करते हैं कि रोपण कृषि की विशेषताएं को आप समझ गए होंगे। आइए चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे बोला है विनिर्माण क्या है। ये चैप्टर नेक्स्ट चैप्टर होगा जो कि हम 4 चैप्टर को आपको करा दिए हैं। अब हम 5 चैप्टर का वर्णन करने जा रहे हैं। विनिर्माण क्या है। विनिर्माण वैसी प्रक्रिया है जिसमें कच्चे माल को तैयार माल या मूल्यवान पदार्थ में बदल दिया जाता है। ये प्रक्रिया विनिर्माण की प्रक्रिया कहलाती है। तैयार माल सीधे उपभोक्ता के उपयोग में आता है। उदाहरण के तौर पर अगर करें तो दूध से पनीर बना लेना और औजार से मशीन बना लेना एक विनिर्माण उद्योग का उदाहरण है। आशा करते हैं इस बात को आप समझ गए होंगे और इस तरह से आप याद भी कर पाएंगे। आइए चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका स्वच्छंद उद्योग से आप क्या समझते हैं, अर्थात स्वच्छंद उद्योग क्या है या क्या समझते हैं, या इसकी विवेचना करना है, सारे चीज़ वही होंगे। यह उद्योग एक ऐसा उद्योग है जिसमें कच्चा माल, एक उद्योग के कच्चा माल दूसरे उद्योग के तैयार माल होता है। एक उद्योग का कच्चा माल दूसरे उद्योग का तैयार माल कहलाएगा। अर्थात कहने का मतलब है कि एक फैक्ट्री से बना दूसरे फैक्ट्री में गया और वहाँ से जो तैयार हो जाएगा उस उद्योग को हम कहेंगे तैयार माल। इस उद्योग में मजदूरों की कम लागत होती है, मतलब मजदूर कम लगते हैं। जहाँ मर्जी वहाँ स्थापित की जा सकती है, मतलब जहाँ मर्जी वहाँ लगा सकते हैं। पर्यावरण की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होता है। उदाहरण के लिए बाहरी उद्योग को तैयार किया गया छड़िया, मतलब दूसरे उद्योग से तैयार किया गया जो छड़िया होगा वो किसी और उद्योग में जाएगा और उसी से पाट पुर्जे बनाए जाएंगे। तो ये इस तरह से पाट पुर्जे बनाने के जो काम आएंगे ये विनिर्माण उद्योग, स्वच्छंद उद्योग का उदाहरण होगा। इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि स्वच्छंद उद्योग हम जहाँ मर्जी वहाँ लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे वो चीज़ है
या नहीं, मतलब उस चीज़ का साधन है या नहीं। इस तरह से आप स्वच्छंद उद्योग जहाँ मर्जी वहाँ लगा सकते हैं। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे प्राथमिक व द्वितीयक गतिविधि में क्या अंतर है, अर्थात प्राथमिक कार्य और द्वितीयक कार्य में क्या अंतर है, ये पूछा गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि प्राथमिक और द्वितीयक गतिविधि में कई प्रकार के अंतर देखे जाते हैं, जिनमें से हम प्राथमिक गतिविधि की बात अगर करें तो उत्पादन सीधे प्रकृति से प्राप्त होता है, मतलब इस गतिविधि में जो भी उत्पादन होंगे वो प्रकृति के द्वारा प्राप्त होंगे। इसमें उत्पादन अपेक्षाकृत कम मूल्यवान होता है, अर्थात इसकी वैल्यू थोड़ा कम होती है। इस गतिविधि में लगे मानव जो होगा निम्न मानव विकास के सूचक होंगे, अर्थात जो भी प्राथमिक गतिविधि में लगे हैं वो निम्न विकास के सूचक में आते हैं। यह अविकसित देशों का क्रियाकलाप है, अर्थात यहाँ पे लोग पिछड़े हुए होते हैं। द्वितीयक गतिविधि की बात कर लें तो प्राथमिक वस्तुओं पर आश्रित गतिविधि होती है, अर्थात ये प्राथमिक वस्तु जब तक नहीं मिलेंगे तब तक द्वितीयक गतिविधि स्टार्ट नहीं होती है, इसीलिए ये प्राथमिक वस्तुओं पर आश्रित है। इसमें उत्पादन अपेक्षाकृत अधिक होता है, मतलब उत्पादन ज़्यादा होते हैं। द्वितीयक क्रियाकलाप उच्च मानव विकास के सूचक है, जहाँ पे द्वितीयक क्रियाकलाप ज़्यादा है वहाँ उच्च मानव विकास देखने को मिलता है। इसके उत्पादन का मूल्य अपेक्षाकृत अधिक होता है। या विकसित देशों का क्रियाकलाप है यह अब अगला प्रश्न पर आ जाते हैं। ये आपका गतिविधि में अंतर हो गया है। अगले प्रश्न है आपका फुटकर व्यापार को स्पष्ट कीजिए। फुटकर व्यापार आप क्या समझते हैं या इसको स्पष्ट करें, यही प्रश्न आएंगे। फुटकर व्यापार एक ऐसा व्यापार है जिसमें उपभोक्ता और व्यापारी आमने सामने जुड़े होते हैं। ऐसे व्यापार को हम फुटकर व्यापार कहते हैं। उदाहरण के तौर पर गांव का दुकान फुटकर व्यापार का उदाहरण है। आशा करते हैं इस बात को आप ऐसे ही याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न है चतुर्थ सेवा का वर्णन करें। तो चतुर्थ सेवा यह सेक्टर जो होगा ज्ञान पर आधारित सेक्टर है। यह सेक्टर एक ज्ञान पर आधारित सेक्टर है। यह सेवा शोध और उच्च ज्ञान पर आधारित है। इसमें व्यक्ति को उच्च कुशलता की ज़रूरत होती है, अर्थात जब तक उच्च कुशलता नहीं होगा यह सेवा सेक्टर नहीं चलेगा। इसमें जो होगा अधिक कुशल वाले व्यक्ति निम्न कुशल वाले व्यक्ति को ज्ञान देते हैं। तो ये सेक्टर एक इस तरह के सेक्टर कहलाते हैं, अर्थात इसी सेक्टर को हम चतुर्थ सेक्टर के रूप में जानते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आधुनिक आर्थिक विकास से सेवा सेक्टर की सार्थकता और वृद्धि को स्पष्ट करें। मतलब यहाँ पर प्रश्न ये पूछा गया है कि आजकल आर्थिक विकास हो गए हैं तो इसमें सेवा सेक्टर की सार्थकता क्या है और इसकी वृद्धि कैसे हुआ है, इसके बारे में आपको बताना है। तो निम्नलिखित बिंदुओं से इसकी सार्थकता स्पष्ट होती है। कई बिंदुएं हैं जिन बिंदुओं को आपको याद रखना है। पहला बिंदु है कि यह परिवहन को अच्छा बनाता है, जिससे कि उत्पादक और उपभोक्ता एक दूसरे से जुड़ पाते हैं। आर्थिक विकास होने से ही परिवहन अच्छे बनते हैं, जिससे कि उत्पादक और उपभोक्ता एक दूसरे से जुड़ पाते हैं। इतना ही नहीं, कच्चे माल का उद्योग तक तैयार माल को उपभोक्ता तक, मतलब कच्चा माल उद्योग तक पहुंच जाए और तैयार माल उपभोक्ता तक पहुंच जाने में मदद परिवहन ही करता है, और यह आर्थिक विकास के कारण संभव हो पाया है। आर्थिक स्थिति अच्छा होने से वाणिज्य का विकास भी हो जाता है। जिस कंपनी के उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है, जिससे कि कंपनी के उत्पादन क्षमता में वृद्धि हो जाती है, अर्थात वाणिज्य विकास से कंपनी के उत्पादन क्षमता बढ़ जाता है। आधुनिक विकास से सेवा सेक्टर की वृद्धि होती है, जैसे इसे रोजगार तेजी से वृद्धि होंगे। अधिकांश लोग प्राथमिक क्रियाकलापों से द्वितीयक क्रियाकलाप की ओर बढ़ेंगे, साथ ही द्वितीयक क्षेत्र की उन्नति होने लगेगी। तो द्वितीयक क्षेत्र की उन्नति होने का मतलब है मानव का विकास की ओर अग्रसर हो जाना, ऐसा कि हम पहले ही बताए हैं। आशा करते हैं इस बात को आप समझ गए होंगे और इस तरह से आपको याद रखना है। परिवहन, संचार तथा सेवा की सार्थकता विस्तार पूर्वक स्पष्ट करना है। थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, इस बात को ध्यान रखेंगे तो इसको सुधार दिया जाएगा जिस समय वीडियो बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप देखिए कि परिवहन, संचार तथा सेवा की सार्थकता विस्तारपूर्ण स्पष्ट कीजिए। इन सभी
के विकास में सार्थकता निम्नलिखित बिंदुओं से स्पष्ट हो जाती है। परिवहन और संचार की सार्थकता कई बिंदुओं से स्पष्ट होगी, जिनमें से पहली बिंदु है, यह विकास का आधार है, इसके बिना विकास मार्ग रुक जाती है। अर्थात जब तक परिवहन का विकास नहीं होगा तब तक किसी का विकास, कोई भी विकास का मार्ग तय नहीं हो पाएगा। इसके बिना तैयार माल ना तो उपभोक्ता तक पहुंच सकते हैं और ना ही कच्चे माल उद्योग तक पहुंच सकते हैं। यह सेवा वस्तु सूचना और मनुष्य की गतिशीलता को प्रदान करता है। मतलब ये परिवहन सेवा से वस्तु की, सूचना की और मनुष्य की गतिशीलता प्राप्त होती है, अन्यथा ये सारे गतिशीलता रुक जाएंगे। यह समय में बचत करता है और मानव की क्षमता में वृद्धि कर देता है। अब इन सभी बिंदुओं से यह स्पष्ट हो जाता है कि संचार की व्यवस्था परिवहन से विश्व की मनोकामना पूरा हो पाया है। अर्थात व्यवस्था को आने से ही और आर्थिक विकास से ही, ये जो है परिवहन के विकास से ही विश्व की मनोकामना पूर्ण हो पाए हैं। इस बातों को ध्यान रखेंगे। तो आशा करते हैं कि इन सभी प्रश्नों को आप इसी तरीके से याद कर लेंगे। 2-3 बार याद करेंगे, 100% आपको याद हो जाएगा।